गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वनिशा, जो कि हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, उसका पाठ 1 जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में मनुष्य सर्वाधिक क्रियाशील और विवेकशील प्राणी है। आदिकाल से वह अपनी बुद्धि और कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ न कुछ करता चला आ रहा है और भविष्य में इस प्रकार कुछ न कुछ सृजनात्मकता सतत करता ही रहेगा। यह निश्चित और उसके स्वभाव के अनुरूप भी है। यह सब बिना भावों और विचारों के आदान प्रदान के संभव नहीं है। विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता मनुष्य को आदिकाल से ही रही है, परंतु जब आदि मानव संभवतः यह विचार विनिमय अस्पष्ट ध्वनियों और संकेतों के माध्यम से करता था। सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का विकास हुआ, या यूँ कहें कि मनुष्य के सामाजिक परिवेश ने भाषा को जन्म दिया तो गलत न होगा। इसी माध्यम से मनुष्य ने अपने भाव, विचार, सुख दुख आपस में बांटे। अतः कहा जा सकता है कि भाषा सामाजिक व्यवहार का माध्यम है, जिसका संबंध हमारे जीवन के सभी पक्षों से है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। तो हम जिस भी साधन का प्रयोग करते हैं अपनी बातों, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए, तो बोलकर जिस साधन का उपयोग करते हैं वह भाषा है। अब भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप है, मौखिक और लिखित रूप। वैसे तो हम कई बार संकेतों के द्वारा भी अपनी बातें बताकर समझाते हैं, जैसे गर्दन को दाएं बाएं घुमाना यानी कि नहीं का इशारा, या ऊपर नीचे करना मतलब हाँ, या हाथ को हिलाकर किसी का अभिवादन या किसी को विदा करना, इस तरह से। लेकिन इनका कोई लिखित स्वरूप नहीं है और न ही इनका जो अर्थ है वो सामने वाला या जो भी व्यक्ति जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनका, वो वही अर्थ समझे जो हम बोलना चाह रहे हैं, यह भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए भाषा के 2 ही रूप मुख्य रूप से माने गए हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक रूप क्या होता है? तो बच्चा समाचार सुन रहा है, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया हुआ है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, साधु उपदेश दे रहा है। ये भाषा के मौखिक रूप है, यानी कि जब हम बोलकर कुछ समझाते हैं तो वह मौखिक रूप हुआ। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। तो इसका मतलब हुआ कि भाषा वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने विचार बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। और ऐसा या तो हम बातचीत से या रेडियो पर सुनकर या नाटक देखकर, जिसमें सिर्फ हमें सुनना होता है या सिर्फ बोलना होता है, वहाँ पर जैसे मैं अभी ये आपको पाठ समझा रही हूँ, तो यह भी मौखिक रूप है। और जो मैं स्लाइड्स आपको दिखा रही हूँ, जो चित्र दिखा रही हूँ, वह भाषा का लिखित रूप है जिसको मैं पढ़कर सुना रही हूँ। लिखित भाषा, तो लिखित भाषा उसे कहेंगे जैसे कि कपिल छात्रावास में रहता है, उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को परीक्षा परिणाम के बारे में बताया। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा पढ़कर समझता है। समाचार पत्र, पत्रिका, तार, पुस्तक आदि इसके उदाहरण हैं। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजोकर रखा जा सकता है कि आप जो नोट्स बना रहे हो, यह अभी आपको समझ में आ गए, लेकिन अगर आप इनको लिखकर अपनी कॉपी में लिखते हो तो यह आपको बाद में भी काम में आएंगे और आपके लिए उपयोगी होंगे। तो लिखित भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों या मन के भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। यह लिखित भाषा कहलाती है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मन, संस्कृत, फ्रांसीसी आदि। और भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, हिंदी, बंगला, गुजराती, तमिल, उर्दू आदि। तो इस तरह से कई सारी बोलियां हमारे विश्व और भारत में प्रचलित है।
अब भाषा के प्रकार, अभी तक तो हमने पढ़ा भाषा के रूप जो दो है, लिखित और मौखिक, लेकिन भाषा के प्रकार कितने हैं? तो यहाँ भाषा के 3 प्रकार हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। अब मातृभाषा किसे कहते हैं? तो बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है और यही मातृभाषा कहलाती है। जैसे राहुल का जन्म बंगाली परिवार में हुआ इसलिए वह बंगाली बोलता है, दीप का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ तो वह पंजाबी बोलता है, और हम अब चूँकि राजस्थान में रहते हैं तो हमारे घरों में अधिकतर मारवाड़ी बोली जाती है, तो वह हमारी मातृभाषा है। तो इस प्रकार वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अगली राष्ट्रभाषा, तो जब कोई भाषा विकसित होते होते इस अवस्था को प्राप्त हो जाए कि समस्त राष्ट्र दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करने लगता है तो उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और क्रांतिकारी आंदोलनों का माध्यम बन जाती है। लोग अपनी अपनी मातृभाषा बोलते हुए भी अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तथा राष्ट्र के अधिकतम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनके विचार जानने के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। अब राजभाषा, तो किसी देश की सरकार द्वारा अपना दैनिक कामकाज और सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती है या जो उसे सरकारी कामकाज की जो भाषा है उसे राजभाषा कहा जाता है। और हमारी राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी उपराजभाषा है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी, राजस्थानी और संथाली। अब जब हम बोलते हैं और जो भाषा लिखते हैं तो कुछ ना कुछ उनके चिन्ह तो होते हैं कि हम क कैसे बनाएंगे, ख कैसे बनाएंगे, तो ये जो बारखड़ी है उसे कैसे लिखेंगे, मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो ये जो चिन्ह हम प्रयोग में लेते हैं यह कहलाती है लिपि। तो मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए ढंग को कहते हैं लिपि। तो इसी व्यवस्था का नाम है लिपि। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, जो बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती है। पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी और फारसी में लिखी जाती है। जर्मनी या जर्मन की जो भाषा है वो रोमन लिपि में, और अंग्रेजी भी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो रोमन लिपि में आते हैं। अब व्याकरण, तो व्याकरण क्या होता है? तो व्याकरण जो शब्द है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वी, धन, आ, धन, करण आदि 3 शब्द हैं। इन शब्दों का अर्थ होता है, वी का मतलब होता है विशेष रूप से, आ मतलब पूरा या पूर्ण रूप से, और करण मतलब व्यवस्थित करना। यानी कि ऐसा जो व्यवस्था बनाना, जो विशेष रूप से व्यवस्था या ज्ञान को व्यवस्थित करना, या किसी भी विषय को या उसकी शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना जिस ग्रंथ में या जिस शास्त्र से हमें बताया जाता है वो कहलाता है व्याकरण। तो इस प्रकार व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सिखाता है, वह होता है व्याकरण। तो व्याकरण से ही भाषा में शुद्धता आती है। व्याकरण भाषा के स्वरूप को संवारता है। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि सभी भाषाओं का व्याकरण अलग अलग होता है। कि जैसे हम हिंदी का व्याकरण अलग है तो इंग्लिश भी या अंग्रेजी भी उसी व्याकरण से नहीं पढ़ सकते, उसका अपना अलग ग्रामर या व्याकरण है। अब व्याकरण के भी 3 अंग होते हैं और वे हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब ये इनमें क्या होता है?
तो वर्ण विचार में वर्ण इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उनका उच्चारण, उनकी उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। कि जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जब क और ख जब आप बोलते हैं तो मुख के एक विशेष हिस्से से बोलते हैं। इसी के अलावा के अलावा जब त वर्ग यानी त थ द बोलते हैं तो उनके लिए मुख का दूसरा अंग यानी जीभ की सहायता से बोलते हैं। ट ठ ड बोलते हैं तो दांतों का प्रयोग होता, दांतों और जीभ का प्रयोग होता है। जीभ दांतों को स्पर्श करते हुए आवाज ध्वनि निकलती है। तो इस प्रकार वर्णों का उच्चारण और उनका आकार कि ट कैसे बनेगा, क कैसे बनाया जाएगा और इनका जो उत्पत्ति है उस पर विचार किया जाता है, तो वह वर्ण विचार होता है। अब वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, तो शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट आदि पर जिसमें विचार किया जाता है वह शब्द विचार कहलाता है। और उन शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण, भेद आदि का वर्णन किया जाता है। तो अब तक हमने पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण में पढ़ा। उसका सार है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। और भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचार बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब व्यक्ति अपने विचार या भाव लिखकर प्रकट करता है तब उसे लिखित भाषा कहते हैं। वह भाषा जिसमें बालक अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। और राष्ट्र के अधिकतम लोगों की भाषा या समझते हैं जो लोग, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। और राजकाज की या सरकारी काम की जो भाषा है वह राजभाषा कहलाती है। और मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। और व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं।